हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट बचा हुआ था, इसमें दो टेस्ट आपका बच गया था, टेस्ट नंबर 67 और टेस्ट नंबर 68 सीरीज 3 का। तो हम सेट नंबर जो है आपका 67 कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है इस टेस्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए इसे आज हम देखते हैं, और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कल तक जो है आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, उसका हम मास्टर वीडियो 2 जो कि आपका कंप्लीट बुक होगा, वो कल आ जाएगा आपका। तो उसे भी आप लोग अगर देखना चाहते हैं पार्ट 1 सेट 1 से लेके 10 तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाके 1 से 10 तक देख सकते हैं सेट को। एंड 11 से लेके 30 तक का सेट जो है आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न का। पहला प्रश्न है कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो है एक दूसरे को काटती है, वो सूरजपुर में। कहाँ पे काटती है? सूरजपुर में। सूरजपुर आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें किस क्रम की संरचना में पाई जाती है। और एक चीज़ बता दें कि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे नंबर देख के। ठीक है, आप लोगों को बस क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देख के बनाना है। नंबर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं रखना है, इसे आपको सीखना है ना। जो चीज़ आप नहीं पढ़े उसको यहाँ पे जानना है। पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें किस क्रम की संरचना में पाई जाती है। तो ये इसका आंसर है आपका विंध्यन के। पन्ना और गोलकुंडा। पन्ना आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो भी हीरा का उद्योग होता है यहीं पे मतलब उत्पाद होता है हीरा का। और ये जो है आपका पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें विंध्यन क्रम की संरचना में पाई जाती है, विंध्य क्रम की। ठीक है, और ये हीरा के लिए प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी भारत में लेह के किस स्थान से प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी भारत में लेह के दामचोंग या फिर डेमजोग गांव से प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में लेह के दामचोंग या डेमचोग गांव से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधित विश्ववीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधित विश्ववीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन जिसने किया था वो थे फ्लोन। किसने? फ्लोन ने किया था। कोपेन की बात करें तो कोपेन ने जलवायु का नियम दिया था, और कोपेन के जलवायु के अनुसार इसका वर्गीकरण जो है वो 5 भागों में किया गया है, जिसमें 4 जो है आपका तापमान पर है और 1 आपका वर्षण पर आधारित है। निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र को अनूप वन तथा बेलाचल्ली वन भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, ज्वारीय वन को। ज्वारीय वन जो है, ज्वारीय वन वनस्पति क्षेत्र को अनूप वन तथा बेलाचल्ली वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो कि आपका दिया हुआ है कि भारत में कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कुएं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। तो कुएं और नलकूप पर जो है 61.58% प्रतिशत पर सिंचाई की जाती है कुआं एवं नलकूप से भारत में, जो कि नलकूप और कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला अगर राज्य पूछे तो वो है यूपी। यूपी के बाद है अपना बिहार। ठीक है, अगला है कि वृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। देखिए, मैं इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहूँगी यहाँ पे। एक्चुअली मुझे भी कन्फ्यूजन है। जब मैं पढ़ी हूँ तो मैं जब पढ़ी हूँ टेक्स्ट बुक पे वगैरह पे सेट लगाई थी कल भी, तो मुझे वहाँ पे भूटान आंसर दिख रहा है कि वृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश भूटान है। बट यहाँ पे क्यूबा आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, और मैं गूगल पे कर रही हूँ तो विश्व वाला नहीं दिखा रहा है, ओनली स्टेट का दिखा रहा है। स्टेट का ओनली सिक्किम दिखा रहा है, जो कि राज्य में है भारत में, तो वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करूँ तो क्यूबा आंसर है इसका। ठीक है, और बाकी मुझे कन्फ्यूजन है भूटान में। तो आप लोग अगर आप लोगों में से कोई लोग जानते होंगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कर देंगे कन्फर्म। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस कन्फ्यूजन का चीज़ ही होता है, किसी को भी कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो इसको आंसर आप लोग कर देंगे। निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, काले हीरे का उपयोग कांच काटने व चट्टान में छेद करने आदि में होता है। दूसरा है, हरे रंग का अभ्रक सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक होता है। ये कथन गलत है। काले हीरे का उपयोग जो है वो कांच काटने और चट्टान में छेद करने में किया जाता है, सही है।
अवरक सफ़ेद, काला या हरे रंग का होता है। ये भी 3 भी सही है। तो स्टेटमेंट इसमें से आपका 1 और 3 सही है, 1 और 3। भारत का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण यार्ड होगा, यहाँ पे चार्ड नहीं होगा, यार्ड। यार्ड कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण यार्ड जो है यह स्थित है आपका अलंग में। कहाँ पे? अलंग। अलंग कहाँ पे है? गुजरात में है। अलंग आपका गुजरात में है, ठीक है। और एन्नोर पूछे तो एन्नोर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, है ना। अगला प्रश्न है कि मिलान करें। यहाँ पे मिलान करना है। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम जो है दोस्तों ये 1954 का यानी 1954 का है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 का है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 का है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 का है। तो आंसर इसमें देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, BDCA, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि सूर्य की घूर्णन अवधि कितनी होती है। तो सूर्य की जो घूर्णन अवधि होती है वो 25 सूर्य की घूर्णन अवधि कितनी होती है? तो सूर्य की घूर्णन अवधि जो होती है वो 25 पृथ्वी दिवस नहीं, पृथ्वी, एक मिनट, सही है इसका 25 पृथ्वी दिवस ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मुझे कन्फ्यूजन था 25 पृथ्वी वर्ष में, इसलिए मैं देखना चाह रही थी। तो पृथ्वी दिवस ही करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, घूर्णन का क्या मतलब होता है? जो दूसरे का चक्कर लगाएगा, है ना, वो घूर्णन हो जाएगा। तो 25 पृथ्वी दिवस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस स्थान पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? तो 4 बार ज्वार आते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साउथहैम्पटन की खाड़ी में, साउथहैम्पटन की खाड़ी में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहाँ प्रतिच्छेद करती है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कर्क रेखा को प्रतिच्छेद करती है वो करती है आपका अल्जीरिया में। कहाँ पे करती है? अल्जीरिया में करती है 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को प्रतिच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैलोजोइक निक्षेपों में शामिल मोलास्का वर्ग के जीवों, यानी कि जो मोलस्का वर्ग जो होते हैं उसके कवर जो होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, जो उसकी बाहरी परत होती है, के निक्षेप को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पैलोजोइक निक्षेपों में शामिल मोलस्का वर्ग के जीवों के निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है टेरोपोड उज। क्या कहते हैं? टेरोपोड उज कहते हैं। पैलोजोइक निक्षेपों में शामिल मोलस्का वर्ग के जीवों के निक्षेप को टेरोपोड उज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा जल संधि दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोहोर जल संधि। जोहोर जल संधि जो है ये जल संधि आपका दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संगम कविताओं में मुवेंदार शब्द की चर्चा मिलती है। इस तमिल शब्द हिंदी अर्थ क्या है? तो मुवेंदार एक तमिल शब्द है और इसका जो अर्थ है ये पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है 3 मुखिया। मुवेंदार शब्द का अर्थ होता है 3 मुखिया, जो कि संगम कविताओं में ये शब्द है मुवेंदार, ठीक है। प्राचीन भारत में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन समय में जो गांव होता था और गांव के जो प्रधान होते थे उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहते थे? ग्राम भोजक कहते थे। आगे नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ एक दिया हुआ है गृहपति। गृहपति जानते हैं कौन होता था? गृहपति होता था जो गांव का जमींदार होता था, जो खेती करता था, उसका प्रबंधन करता था, वो गृहपति होता था प्राचीन भारत के गांव में, ठीक है। नेक्स्ट है इनाम गांव जहां से एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र की प्राप्ति हुई है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा घोर है। इनाम गांव जहां एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र की प्राप्ति हुई है वो नदी के किनारे स्थित है, वो है घोर नदी के किनारे। सन 1318 में अमीर खुसरो के अनुसार मावारी भाषा वर्तमान में किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मावारी भाषा जो है यह बोली जाती है तमिलनाडु में 1318 ईस्वी में अमीर खुसरो के अनुसार। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है किस शैली में लिखा गया है? तो इसे मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है लीला तिलकम जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक शैली है और इसे जो है
मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है, मणि प्रवालम शैली में। दिल्ली सल्तनत में किलेबंद बसाव स्थल, जहां सैनिक रहते थे उसे किलेबंद बसाव स्थल कहते थे। किले बसाव स्थल को क्या कहा जाता था? तो आंसर है इसका भीतरी प्रदेश कहा जाता था। सॉरी, एक मिनट, गलत बोल दिए, भीतरी प्रदेश नहीं कहते थे, इसे कहते थे गैरिसन शहर। क्या कहते थे? गैरिसन शहर कहते थे। दिल्ली सल्तनत में किलेबंद बसाव स्थल को गैरिसन शहर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राज्य में मैसूर में बुटूज स्टील का ब्यौरा किस अंग्रेज इतिहासकार ने दिया? ध्यान तब है कि इतिहासकार ने टीपू की मृत्यु के 1 वर्ष बाद मैसूर की यात्रा भी की थी। तो आंसर है इसका जो बैप्टिस्ट करवात, जो बैप्टिस्ट करवात। टीपू सुल्तान के राज्य मैसूर में बुटज स्टील का ब्यौरा एक अंग्रेज इतिहासकार जिसका नाम था जैब बुप्टिस्ट करवात, क्या नाम था? जैब बुप्टिस्ट कुरबात इतिहासकार ने दिया। और ज्ञान तब है कि इतिहासकार ने टीपू की मृत्यु के 1 वर्ष बाद मैसूर की यात्रा भी की थी। नेक्स्ट है 23 नंबर, जॉन एलन शब्द किसको इंगित करता है? तो जॉन एलन शब्द जो है यह इंगित करता है आपका एक कूली जहाज जो भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाता था। एक कूली जहाज जो भारतीय मजदूर को मॉरिशस ले जाता था उसे जॉन एलन कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले मैच करते हैं। दिया है रैयत, रैयत किसान होता था। महाल, महाल की बात करें तो ग्राम समूह। नीज, नीज की बात करें तो बगान मालिक को अपनी जमीन पर खेती नीज। और रैयती, रैयतों की जमीन पर खेती, ये आपका रैयती होता था। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद को सुनने के बाद किस व्यक्ति ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारक को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, न्यूयॉर्क हेराल्ड। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद को सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड एक व्यक्ति था, इसने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारक को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? वृक्ष मानव जो कहा जाता है ये कहा गया है रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को। रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है ना। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं, उनका नाम है डॉक्टर वंदना शर्मा। डॉक्टर वंदना शर्मा की पुस्तक है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? आंसर हो जाएगा शंकुधारी वन। शंकुधारी वन की भूमि अम्लीय अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन। रेंडियार किस बायोम का जंतु है? तो रेंडियार जो है दोस्तों ये आपका ट्रुंडा बायोम का जंतु है रेंडियार। कौन अपनी सेवानिवृत्ति के बाद संघ या राज्य के अधीन लाभ का पदधारण नहीं कर सकता? ऑप्शन है महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर बी। इसमें से एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है जब वो सेवानिवृत्ति हो जाता है उसके बाद संघ या राज्य के अधीन कोई भी लव का पद धारण नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 30 का। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों का प्रावधान करता है। निम्न में से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो वो 2 अनुच्छेद आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूची का प्रावधान करता है। 3 सूची कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें से 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246, ये 2 अनुच्छेद शक्तियां का वितरण को विनियमित करता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकता है। तो यह कर सकता है किसके हिसाब से? तो वो राज्य सरकार की सहमति से। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी कार्य जो है
वो सुपुर्द कर सकता है यानी सौंप सकता है, वो राज्य सरकार की सहमति से। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 33 नंबर प्रश्न है कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। और पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर हुआ करती थी उस समय, है ना। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया था और पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य था। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1929 सत्र में पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया गया था, है ना। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बाद स्वतः प्रभावी हो जाता है। तो क्या स्वतः प्रभावी हो जाता है? तो स्वतः प्रभावी होता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार का निलंबन। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बाद स्वतः प्रभावी हो जाता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन। आंसर ए। भारत के राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से जो मान्यता दिया गया था वो 24 जनवरी 1950 को दिया गया था, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कितना प्रतिशत सौरिक ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है? सौरिक ऊर्जा जो है वो कितना प्रतिशत वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है? तो आंसर होगा इसका 14%। 37 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300, देखिए यहाँ पे 372 नहीं होगा, 371 क होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। 371 के क के संदर्भ में निम्नांकित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? तो वो हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड राज्य के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है आर्टिकल 371 के क के संदर्भ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तारी के संबंध में क्या संरक्षण प्राप्त है? तो उसे गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र वो अवगत कराया जाएगा, बिल्कुल सही है। उसे अपने वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, ये भी सही है। उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, वो भी सही है। आंसर आपका डी बिल्कुल सही है, सभी सही है। संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है का वर्णन है। 118 आर्टिकल हो जाएगा, 118 आर्टिकल के 4 में जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 108 में तो आपका संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन का है प्रावधान। मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय जो है वो प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। जर्मनी के साथ बेस्ट-लिटोवस्क की संधि में सोवियत रूस को लगभग कितना भूभाग गंवाना पड़ा? तो जर्मनी के साथ बेस्ट-लिटोवस्क की संधि में सोवियत रूस को लगभग 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा था, 1/4 भूभाग। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइटर्स एक समाचार एजेंसी है और इसका मुख्यालय यूके में है। कहाँ पे? यूके में। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है यह पाया जाता है श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज किस देश का था? तो इस पे एक मूवी भी है और यह डूब गया था। ग्रेट ब्रिटेन का जहाज है टाइटैनिक। अगला है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस लुसेंट पढ़ने वाले लोगों को पता होगा 26 नवंबर को मनाया जाता है और कहीं कहीं 26 जून भी लिखा रहता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। प्रवधा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? प्रवधा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉस्को से। प्रवधा समाचार पत्र को मॉस्को से प्रकाशित किया जाता है।
लुफ्थहांसा कहाँ का विमान सेवा है? तो लुफ्थहांसा विमान सेवा है जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल B.M. कॉल। भारत चीन के युद्ध पर आधारित पुस्तक है अनटोल्ड स्टोरी और इसके लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल B.M. कॉल। आगे है हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं? तो हिंद चीन में जो देश आता है वो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ये हिंद चीन में आता है। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष 1924 में बने थे। 1924 में। मोहम्मद अली जिन्ना कब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के स्वभू नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे? आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के पश्चात। मोहम्मद अली जिन्ना जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के स्वभू नेता के रूप में उभर कर आए थे खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के पश्चात। 18वीं निडजैम 2023 खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। 8वीं निडजैम 2023 खेल प्रतियोगिता का आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में किया गया था। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी के रूप में किसका घोषणा किया गया है? आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम का। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी के रूप में घोषणा किया गया है वो है विशाखापट्टनम। जनवरी 2023 में संपन्न महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को। जनवरी 2023 में संपन्न महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने इंग्लैंड को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है। हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता? आंसर है बेल्जियम को। हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी जीता है बेल्जियम को हराकर। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने संरक्षित स्मारक की सूची में जोड़ा गया कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कपिलेश्वर मंदिर जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा अपने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ा गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, सही है। नर्स दिवस 12 मई को, सही है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 18 मई, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे जो मनाया जाता है 29 मई को मनाते हैं, ना कि 18 मई को, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर यही है। और प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, सभी सही है। 59 देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यहाँ पे मिलान करना है। तो रानी गौडनेल्यू जो है ये हो जाएगा आपका समनीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। उसके बाद रानी गौडनेल का संबंध, कल्पना दत्त का संबंध हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार। लक्ष्मी सहगल आपका हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज। और रामादेवी चौधरानी, ये हो जाएगा आपका रामादेवी चौधरानी का संबंध हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन व सबनीय अवज्ञा आंदोलन। आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 59 का। 60 नंबर प्रश्न है कि होआ आंदोलन के नेता थे। तो होआ आंदोलन के जो नेता थे वो हुइन फासो। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंजेस प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन 2 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो वो एक तो है आपका चिली और दूसरा क्यूबा। सॉरी, 1 मिनट, गलत बोल दिए, चिली और क्यूबा नहीं होगा। ये क्या है? फिजी और पापुआ न्यू गिनी, है ना। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी, ये 2 देश जो है अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को।
मालेगांव समिति का संबंध किससे है? मालेगांव समिति का संबंध जो हो जाएगा ये है आपका प्राथमिक पूंजी बाजार से। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष है, तो नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष रंजना कुमार है। कौन है? रंजना कुमार। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया था? तो जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग 1982 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था। 1982 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा। वेतनभोगी कर्मचारी के लिए सर्वोत्तम खाता माना जाता है, तो वेतनभोगी कर्मचारी के लिए सर्वोत्तम खाता बचत खाता माना जाता है, बचत खाता। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम विधि से आर्थिक विकास के मापन में 3 आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का स्तर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम विधि की आर्थिक विकास के मापन के 3 आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, इसमें से प्राथमिक शिक्षा का स्तर जो है वो शामिल नहीं है। हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री। हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी किए हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, हंगरी के साथ। किसके साथ? हंगरी के साथ। हाल ही में भारत ने हंगरी देश के साथ जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। हाल ही में G20 मेगा बीज क्लीनअप अभियान का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है इसका मुंबई में। हाल ही में G20 मेगा बीज क्लीनअप अभियान का आयोजन मुंबई में किया गया। 18 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अभियान का क्या नाम है? तो जो मोचा आया था चक्रवात, इससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा। हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम द ट्राइबल्स हिंटरलैंड है ना, हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कस्तूरी रे। कौन है? कस्तूरी रे की पुस्तक है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम द ट्राइबल होगा, यहाँ पे ट्राइबल होगा, ट्राइबल नहीं होगा, ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। हाल ही में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क को लक्षित ऑपरेशन ध्वस्त किस एजेंसी द्वारा चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NIA के द्वारा। NIA के द्वारा जो है NIA के द्वारा जो है ऑपरेशन चलाया गया है, जिससे कि गैंगस्टर, आतंकवादी और ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क को लक्षित किया जा सके। ऑपरेशन ध्वस्त चलाया है, ऑपरेशन ध्वस्त को NIA ने। मई 2023 में भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 23 के किस संस्करण का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ संस्करण का आयोजन किया गया है समुद्र शक्ति 23 का। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस पुस्तक के लेखक हैं? अमिताभ कांत की पुस्तक है मेक इन इंडिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा आर्यन नेहरा। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुष के 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में आर्यन नेहरा ने स्वर्ण पदक जीता है। अजीत सिंह ने पेरिस के पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध भाला फेंक से है। निम्न उत्तक में से इसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है, तो वो कौन सी है? तो वो है आपका दृष्ट उत्तक रेशे। दृष्ट उत्तक जो रेशे होते हैं उसकी कोशिकाएं मृत होती है। 79 देखिएगा कि मक्का के भुट्टे यानी कॉम में लंबे रेशे बाल हैं, तो ये जो बाल होते हैं आपके, ये लंबी वार्तिकाएं जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक होता है वो होता है। हॉकी स्टिक बनाई जाती है, तो हॉकी स्टिक जो है वो मोरस एल्वा से बना होता है, मोरस एल्वा से हॉकी स्टिक बनता है। नेक्स्ट है कि
किन जंतुओं में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है? तो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कीटों में होता है। किसमें? कीटों में होता है। कीटों में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का आपका सी, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था। जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति सिद्धांत से। जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति जो है यह पुनरावृत्ति सिद्धांत से स्पष्ट होती है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात तथा समापन कोडोन्स क्रमशः होते हैं। तो इसमें जो होता है वो ये सब होता है, AUG, UGA ये सभी होता है, AUG, UAA, AUG, UAG सभी सम्मिलित होते हैं प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात तथा समापन कोडनेस में। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है, इसलिए इस जल का क्या होता है? जल अपघटन होता है। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस क्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्कंदन से। पानी के लटके हुए कोलाइडी कण स्कंदन प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। स्कंदन। अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट, अधिक मात्रा में अगर कैल्शियम फॉस्फेट वाला जो सीमेंट है वो हो जाएगा आपका द्रुत गति से जमता है। क्या? द्रुत गति से जमता है, मतलब बहुत मेहनत से जमता है। सॉरी, एक्चुअली इतना बारिश हो रहा था ना, मुझे वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना पड़ा था, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या था? अगला प्रश्न था हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है 88 में। तो सबसे पहले आप देखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यही सुमेलित नहीं है ना। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशियम प्रतियम सही है, आंसर ए को छोड़ के, बाकी सभी सुमेलित है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है यह होता है आपका 277 केल्विन पर। पानी का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर होता है। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? आंसर हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस एक भौतिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के विषय में अनुसंधान किया, है ना। आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाएगा तो जो परिणाम होगा वो परिणाम आपका निकल के आएगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और प्रति द्रव्यमान वही रहेगा। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कच्ची मिट्टी बुरी चालक होती है ना। ईंट के बने भवन की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण कच्ची मिट्टी बुरी चालक है, ये हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितना कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने में। नेक्स्ट है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से ये संबंध है जो आर पार जाती है, वो सभी पारदर्शी माध्यम से। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसीलिए। 96 से लेकर 100 तक आपका रीजनिंग मैथ का प्रश्न है, बना लेंगे, इसका आंसर बता देते हैं। 96 का आंसर डी है। 97 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, ए 9। और 98 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका ए। 99 नंबर प्रश्न का आंसर है डी। 99 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका ए।
तो फ्रेंड्स, आपका जो ये वीडियो 67 नंबर टेस्ट था वो समाप्त होता है। उम्मीद करेंगे कि आज का सेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।